भाई साहब अभी निकलो, अभी ट्रेन पकड़ो, अभी के अभी निकलो, अभी के अभी निकलो यार, अभी के अभी निकलो। ठीक है, जब इस न्यूज को हम सुने थे, पहले तो यहाँ पे इको कॉटेज बनाए जाएंगे, इको कॉटेज यातना, इको कॉटेज बनाए जाएंगे, कॉटेज बनाए जाएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं। जो जंगल सफारी होगी यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हो ना जांजगीर में जाते हो जंगल सफारी होती है, उसी तरीके से यहाँ पे जंगल सफारी होगी, यहाँ पे जंगल सफारी होगी, जंगल सफारी होगी, जंगल सफारी होगी, जंगल सफारी होगी। अब उसी जंगल सफारी के बीच में छोटे छोटे टेंट लगाए जाएंगे, उसी जंगल सफारी में जंगल के अंदर में छोटे छोटे टेंट लगाए जाएंगे, छोटे छोटे टेंट लगाए जाएंगे। इसी को हम लोग क्या करें, इको कॉटेज। यहाँ पे टूरिस्ट को रुकने के लिए, जो टूरिस्ट होंगे ना, टूरिस्ट अपना, टूरिस्ट के रुकने के लिए, रुकने रुकने के लिए, ठीक है, रुकने के लिए इको कॉटेज लगाए जाएंगे, इको कॉटेज लगाए जाएंगे। ठीक है, जंगल सफारी होगा, मतलब कि यहाँ पे लोग रुक के रात को जिंगल लाला हो, जिंगल लाला हु यानी कि जिंगल लाला हु करेंगे ना, जिंगल लाला हु करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो दलमा वन्य जीव अभयारण्य है, ये कहाँ पे आपको पड़ेगा दोस्तों, ये पड़ेगा आपको झारखंड में। ठीक है, और यहाँ पे जंगल सफारी भी शुरू होगी, और साथ ही साथ क्या होगा दोस्तों, इको कॉटेज भी लगाए जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे टेंट लगाएंगे जहाँ पे टूरिस्ट जो है रुकेंगे, जहाँ पे टूरिस्ट जो है रुकेंगे, याद ना, ठीक है, टूरिस्ट जो है रुकेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, छोटे छोटे टेंट लगेंगे। अब यहाँ पे देखो, आपको बता दूं कि यहाँ के सबसे बड़ी ऊंची चोटी जो है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, पशुनाथ हिल्स हो जाएगी। पूछा जाता है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी यातना, झारखंड की, झारखंड यातना, झारखंड की यातना सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची यातना, सबसे ऊंची चोटी जो है, तो सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी पशुनाथ हिल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पशुनाथ हिल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई, पशुनाथ हिल्स हो जाएगी। पशुनाथ यातना, पशुनाथ यातना, पशुनाथ हिल्स हो जाएगी, पशुनाथ हिल्स हो जाएगी, पशुनाथ हिल्स हो जाएगी। उसी के साथ साथ आप देखिएगा यहाँ पे सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे पशुनाथ हिल्स जो है, यहाँ पे झारखंड में ही आपको देखने को मिलता है। सॉरी सॉरी, माफी चाहेंगे। पशुनाथ हिल्स जो है ना, आपको कहाँ पे दोस्तों, पशुनाथ हिल्स आपको झारखंड में ही देखने को मिलता है। पशुनाथ हिल्स झारखंड में ही देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी पार्वती की चोटी है ना, सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी यहाँ पे पशुनाथ हिल्स हो जाएगी, पशुनाथ हिल्स हो जाएगी, पशुनाथ हिल्स यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, पशुनाथ हिल्स यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी, डिमना नदी, ये सभी नदियां यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे दोस्तों, झारखंड में ही। ठीक है, झारखंड में ही इतना, हाँ बिल्कुल इतना। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी याद रख लीजिएगा, पशुनाथ हिल्स हो जाएगी। ये पेपर में पूछा था, ये पेपर में आपके पूछा था, ये पेपर में आपके पूछा था। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, बस टेलीग्राम पे शेयर कर दे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने टेलीग्राम पे इसको शेयर नहीं किया है। और बच्चे लोग को जब तक शेयर नहीं करिएगा, पता नहीं क्या दिक्कत है, बच्चे लोग अपने आप आते नहीं है। ठीक है, उनको शेयर करना पड़ता है, ये तो गलत बात है वरना। ठीक, कल हम आज हम आपको इसमें एनसीईआरटी के कुछ हम लोग जो है पैटर्न को भी कवर करते हुए दिखाई देने वाले हैं। एनसीईआरटी के कुछ पैटर्न्स को भी कवर करते हुए देने वाले हैं, याद रख लीजिएगा। तो आप लोग देखिएगा, फिर बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ठीक है, कैसा लगा और कैसा नहीं लगा ये आप ही बताएंगे, हमसे बेटर आप बता पाओगे। ठीक है, हमसे बेटर आप बता पाओगे, क्योंकि आप पढ़ते हैं ना। अच्छा, किसका किसका मन कर रहा है कि भैया पढ़े को तो जाना है, यहाँ पे सफारी में जाना है और जंगल में जिंगल लाला हू करना है, जिंगल लाला हू करना है, बताओ कितने लोग हैं जो जाने वाले हैं, कितने लोगों को जाने का मन कर रहा है। ठीक, ठीक, चलो। दूसरा, हाल ही में शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में ना घास भूमि के क्षेत्र में टाइटेनिडोस कोल्हापुरिस नामक एक नई प्रजाति खोजी है, की नई प्रजाति की खोज की है। ठीक है, यह पहचान की गई है, ये किस प्रकार की जीव है, तो मालूम है किस प्रकार की जीव है, ये एक मकड़ी की प्रजाति है। क्या दोस्तों, एक मकड़ी की प्रजाति है, याद रख लीजिएगा। ये किसकी है दोस्तों, एक मकड़ी की प्रजाति है, दिमाग में याद रख लीजिएगा। पहली बात तो याद रख लीजिएगा, ये एक मकड़ी की प्रजाति है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स के माध्यम से, अभी मकड़ी हम लोग को काट ले तो हम लोग इसे कहेंगे स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। ठीक है, ठीक। अब जैसे कौन कौन जो है स्पाइडरमैन देखा है, कौन कौन स्पाइडरमैन देखा है, आप लोगों में से कौन कौन है जो स्पाइडरमैन देखा है। हाँ, हम लोग तो देखते थे, ऐसा मजा आता था, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। ठीक, चलो, है कि नहीं, मजा आता था, मजा आता था। ठीक, चलो।
कैथोलिक इतना बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सीबी इतना सीआईसी के अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए कौन बने हैं? ये अध्यक्ष बने हैं, जिनका नाम हो जाएगा कैड्रिल पोला एंथोनी। ठीक है, इनका नाम ये आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसी बात पे कुछ बड़े बड़े जैसे कि नियुक्तियां हैं, जो बड़े बड़े पद पे आसीन व्यक्ति हैं, उनके नाम भी आप लोग बता दीजिएगा। ठीक, जैसे कि नाटो के महासचिव, नाटो के महासचिव बता दीजिएगा। नाटो के जो है महासचिव, नाटो के महासचिव बता दीजिएगा, ये चर्चा में है। ठीक है, ये चर्चा में है। दूसरा आप देखिएगा बिम्स्टेक के महासचिव, जितना बिम्स्टेक जो है, इस बिम्स्टेक के महासचिव ये चर्चा में है। तीसरा आपसे पूछा सकता है तीसरा आपसे पूछा सकता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है अध्यक्ष, ये भी चर्चा में है। ठीक है, चौथा आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो भी चर्चा में है। और उसके साथ साथ पांचवा वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन है वो चर्चा में है। छठवां जो है गूगल के जो सीईओ हैं, गूगल के जो सीईओ हैं वो चर्चा में है। सातवां आप देखोगे यूट्यूब के जो सीईओ हैं, यूट्यूब के सीईओ हैं, ये चर्चा में है। यूट्यूब के जो सीईओ हैं वो चर्चा में है। ठीक है, अच्छा हम इसमें टेलीग्राम का लिंक पिन कर देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक पिन कर देते हैं, वहीं पे पीडीएफ आज से हम भेज कर देंगे, कर देंगे। फिलहाल बताइए, बहुत बढ़िया भाई साहब मजा आता है, जैसे कि स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन गनवा सुनते होंगे ना, मजा आता था। हम लोग के जो है जाते थे ना, मजा आता था एकदम खतरनाक। चलो चलो चलो, तो फिलहाल अगर पूछे नाटो के महासचिव मार्क रूट हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे दोस्तों? मार्क रूट हो जाएंगे। बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे? इंद्रमणि अपना इंद्रमणि पांडे हो जाएंगे, इंद्रमणि पांडे हो जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख अगर पूछे तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? मसातो कांडा हो जाएंगे, मसातो कांडा, मसातो कांडा हो जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर का नाम अगर पूछ ले तो आरबीआई के गवर्नर का नाम अगर पूछे क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आरबीआई के गवर्नर का नाम संजय मल्होत्रा हो जाएगा, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा हो जाएगा, संजय मल्होत्रा हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का नाम अगर पूछे अजय बंगा हो जाएगा, अजय बंगा हो जाएगा, अजय बंगा हो जाएगा। और गूगल के सीईओ का नाम अगर पूछ ले तो गूगल के सीईओ का नाम अगर पूछ ले सुंदर पिचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुंदर पिचाई, खूब पिटाई, सुंदर पिचाई खूब पिटाई। ठीक है, अपना यूट्यूब के सीईओ का नाम नील मोहन हो जाएगा, नील मोहन हो जाएगा, नील मोहन हो जाएगा, नील मोहन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भारतीय कैथलिक चर्च सर्व संस्था कैथलिक के बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI ने 7 फरवरी को आयोजित 37वीं सभा के पदाधिकारियों का चुनाव किया है। नवनिर्वाचित नेतृत्व का कार्यकाल 2 साल का होगा। हैदराबाद के, याद रख लीजिएगा, आर्क बिशप कार्निट फूला एंथोनी को क्या है? CBIC का अध्यक्ष चुना गया है। 9 फरवरी 2026 को किस देश के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय यात्रा पे आए हैं? हम तो इनको ऐसे याद करें, लूला दी सिल्वा, लूला लूला सिल्दा, लूला लूला सिल्वा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। तो 9 फरवरी 2026 को किस देश के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे भारत आए हैं? उनका नाम ब्राजील के राष्ट्रपति हो जाएगा लूला दी सिल्वा। ब्राजील के राष्ट्रपति हो जाएगा जिनका नाम हो जाएगा लूला दी सिल्वा, जिनका नाम हो जाएगा लूला दी सिल्वा, जिनका नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? लूला दी सिल्वा हो जाएगा। ठीक है, लूला दी सिल्वा हो जाएगा, लूला दी सिल्वा हो जाएगा, लूला दी सिल्वा हो जाएगा। ठीक है, लूला दी सिल्वा हो जाएगा। 9 फरवरी 2026 को किस देश के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? उनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? लूला दी सिल्वा हो जाएगा, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रोन हो जाएगा। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम रामचंद्र रत्न, रामचंद्र पोडेल हो जाएगा। रामचंद्र रत्न क्या हो जाएगा दोस्तों? रामचंद्र रत्न, रामचंद्र पोडेल हो जाएगा, रामचंद्र पोडेल हो जाएगा, रामचंद्र पोडेल हो जाएगा। नेपाल के साथ देखोगे उत्तराखंड बॉर्डर बनाता है, यूपी बॉर्डर बनाता है, बिहार बॉर्डर बनाता है, सिक्किम बॉर्डर बनाता है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर बनाता है। और नेपाल के साथ हम लोग कितना 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, याद रख लीजिएगा। और नेपाल में ही आपको क्या देखने को मिलेगा? याला ग्लेशियर देखने को मिलेगा, याला ग्लेशियर जो पिघल चुका है, याला ग्लेशियर देखने को मिलेगा जो पिघल चुका है। यहाँ की प्रथम महिला प्रधान
प्रधानमंत्री, प्रथम महिला जो है पीएम है, यहाँ की जो प्रथम महिला जो पीएम है, इनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? सुशीला कार्की हो जाएगा। इनका नाम सुशीला कार्की हो जाएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? सुशीला कार्की हो जाएगा, सुशीला कार्की हो जाएगा। ठीक, अगर बिहार की बात करूँ तो बिहार जो है ना, इसके साथ 729 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। और वेस्ट चंपारण याद कर लीजिएगा, वेस्ट चंपारण, ठीक है, ईस्ट चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिले किसके साथ? नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं बिहार के, याद रख लीजिएगा। बात करते हैं जब मालदीव की कैपिटल क्या है दोस्तों? माले है। और इसके जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे मोहम्मद मुइजू हो जाएंगे। मोहम्मद क्या हो जाएंगे? मुइजू हो जाएंगे। मोहम्मद मुइजू हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा यूपीआई एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे हमारा यूपीआई क्या है? एक्सेप्टेबल है। जब बात करते हैं मालदीव के बारे में, तो यातना मालदीव, ठीक है, मालदीव के साथ इक्विवेरियन सैन्य अभ्यास हम लोग करते हैं। इक्विवेरियन सैन्य अभ्यास करते हैं। नेपाल के साथ आप देखिएगा सूर्य किरण सैन्य अभ्यास हम लोग करते हैं। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास हम लोग करते हैं। फ्रांस के साथ हम लोग गरुण सैन्य अभ्यास करते हैं। गरुण सैन्य अभ्यास प्लस वरुण सैन्य अभ्यास हम लोग दोनों इसी के साथ करते हैं। इस बार जो फ्रांस ही जो है, ये जो अपना जो जिंगलाला हुआ जो फ्रांस है ना, ये जो फ्रांस ही G7 को होस्ट करेगा। इस बार कौन? फ्रांस ही G7 को होस्ट करेगा। अब आपसे पूछेगा भैया G7 में कौन कौन से देश है? ठीक है, सेशन को एक बार शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। अब पूछेगा भैया कि G7 में कौन कौन से देश हैं, बताइए। G7 में कितने देश हैं? अब वो देखो, होता क्या है ना कि इस बार G7 को आजकल एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेलना है। एग्जामिनर बहुत चालाक है, ठीक है। अब देखो, इस बार जो है आपको पता होगा कि इस बार जो G7 को जो होस्ट करेगा 2026 में, वो कौन करेगा दोस्तों? फ्रांस करेगा। कौन करेगा दोस्तों? फ्रांस करेगा। अब G7 में कौन कौन से देश है? जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इतना कनाडा हो जाएगा। उसके बाद फ्रांस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? जर्मनी हो जाएगा। फिर उसके बाद इटली हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? जापान हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? जापान हो जाएगा, ठीक है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ठीक है। अब देखो यार ना, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, फिर उसके बाद यूके हो जाएगा। यूके के बाद क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। उसके बाद यूएसए हो जाएगा। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 5 और 2 7। पेपरवा में क्वेश्चनवा जो बनता है ना, जब कहते हैं सर पहले की तरह आप नहीं पढ़ाते, पहले की तरह इसलिए पढ़ाते पीपीटी का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं, ठीक है। पहले से खतरनाक पढ़ाते हैं, याद रख लेना, ठीक। चलो, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? मार्क कार्नी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? मार्क कार्नी हो जाएंगे। फ्रांस के अगर पूछे राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? इमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे। जर्मनी के जो चांसलर हो जाएंगे फेडरिक मर्ज हो जाएंगे। इटली की जो प्रधानमंत्री, अरे मेलोनी आंटी, दूसरा दूसरा प्यार है। इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। कौन हो जाएंगी दोस्तों? जॉर्जिया मेलोनी हो जाएंगे। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सानो तकाइची। सानो तकाइची बनी है, ठीक है। अगर पूछे ये यूके के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? कीर स्टारमर है। कौन है दोस्तों? कीर स्टारमर है। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? 47 नंबर के डीटी है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप है, याद रखिएगा सभी लोग। ब्राजील, आपको पता है, अच्छा ये आपको शायद पता ना हो तो बता देता हूँ, दक्षिण अमेरिका में जो बड़ा सा देश आपको देखने को मिलता है ना, वो ब्राजील ही देखने को मिलता है। यही के जो राष्ट्रपति है ना, लूला दी सिल्वा, इसमें आधिकारिक यात्रा पे भारत में आए हुए हैं 3 दिन के, ठीक। चलिए, भारत के किस पड़ोसी देश ने 8 फरवरी 2026 को मैत्री बस सेवा के विस्तार के लिए समझौता हुआ है? बताइए। पहली बात तो पड़ोसी देशों के साथ कितना कितना किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हैं, ये भी बता देना जरा। चलो, भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ कितने कितने किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है? पहली बात तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो बांग्लादेश हो जाएगा। इसके साथ हम लोग 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, याद रखना। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। चीन के साथ 3323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। चीन के साथ 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। चीन के साथ आप देखिएगा 3488 किलोमीटर का बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। और पाकिस्तान नल्ले क्या बे नल्ले, ठीक है यार, 3323 हो जाएगा। 3323 हो जाएगा। 3323 हो जाएगा। 3323, इसका तो नाम ही लेने का मन नहीं करता, मतलब मारे 2-3 पटाखा खींच करके, ठीक है।
पाकिस्तानियन पाकिस्तानियन, ठीक। चलो तो याद रख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के साथ जो राजधानी, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, ढाका, ढाका चिका, ढाका चिका। इसकी करेंसी जो है क्या है, बांग्लादेशी रुपया हो जाएगी, ठीक है। और याद रख देखो इसकी करेंसी टका हो जाएगी, इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, टका हो जाएगी। राजधानी ढाका हो जाएगी, करेंसी टका हो जाएगी, करेंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, टका हो जाएगी, करेंसी क्या हो जाएगी, टका हो जाएगी, ठीक है। अब देखोगे इसके साथ जो है कौन कौन बॉर्डर बनाता है, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, असम मेघालय, तो इसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम इतना मिजोरम हो जाएगा, और वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ये वेस्ट बंगाल इतना वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ये सभी बॉर्डर किसके साथ, बांग्लादेश के साथ बनाते हैं। फिलहाल आप देखोगे बांग्लादेश के साथ हम लोगों की ट्रेन सेवा भी चलती है, कई सारी ट्रेन सेवा भी है, कई सारी ट्रेन सेवा भी है, इतना कई सारी ट्रेन सेवा, जैसे कि मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस जो ट्रेन सेवा है भारत और बांग्लादेश के बीच में ही चलती है। मिताली एक्सप्रेस इतना, मिताली एक्सप्रेस जो है ट्रेन सेवा, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में ही चलती है। बंधन एक्सप्रेस इतना, बंधन एक्सप्रेस ये ट्रेन सेवा जो है, बंधन एक्सप्रेस जो ट्रेन सेवा है, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। लेकिन ये किसके बारे में बात है, भारत के पड़ोसी देश के साथ 8 फरवरी 2026 को मैत्री बस सेवा के विस्तार के लिए समझौता किया है। तो किसके साथ किया है दोस्तों, ये बांग्लादेश के साथ ही किया है, किसके साथ, ये बांग्लादेश के साथ ही किया है, बांग्लादेश के साथ ही किया है। बांग्लादेश के बारे में अगर पूछें तो बांग्लादेश के बारे में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हो जाएंगे ना, मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे, मोहम्मद यूनुस जो है ना, मोहम्मद यूनुस यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम अगर पूछे, राष्ट्रपति, यहाँ के जो राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति, यहाँ के जो राष्ट्रपति हो जाएंगे, यहाँ के जो राष्ट्रपति हो जाएंगे, ये मोहम्मद शहाबुद्दीन हो जाएंगे, मोहम्मद शहाबुद्दीन या तो मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके साथ हम लोग संप्रीति सैन्य अभ्यास हम लोग करते हैं बांग्लादेश के साथ, संप्रीति सैन्य अभ्यास, संप्रीति सैन्य अभ्यास हम लोग बांग्लादेश के साथ ही करते हैं। बोंगोर सागर यत्न, बोंगोर सागर जो सैन्य अभ्यास है, बोंगोर सागर जो सैन्य अभ्यास है, वो भी किसके साथ हम लोग करते हैं, बांग्लादेश के साथ ही करते हैं। 1971 में भारत की ही देन है जो ये क्या हुआ दोस्तों, आजाद बना, पूर्वी पाकिस्तान खत्म होके क्या है, बांग्लादेश बना। और ये बांग्लादेश हमको ही आंख दिखाता है, हमको ही आंख दिखाता है। अब जैसे कि टीचर है, वरना टीचर की एक गरिमा होती है, वरना हम इनको बताते हैं कायदे में अपनी बनारसी लैंग्वेज में, ठीक है, आई विल स्पीक, ठीक है, जरूरत आएगी तो वो भी किया जाएगा, और क्या, ठीक है। हम ही लोगों को आंख दिखाता है, बताओ, हमारे रहमो करम पे पलने वाला देश, बोल सकते हैं बिल्कुल, हमारे रहमो करम से आजाद होने वाला देश आज हमको चीन के साथ मिलकर के आंख दिखाता है, बोलता है कि तुमको नॉर्थ ईस्ट में घुसना नहीं देंगे, कैसे नहीं घुसना देंगे, टिलाइटे मारेंगे, ठीक है। कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में, ये जो है नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका देखते हो ना, ये नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट में बोलता है कि घुसने नहीं देंगे, इसकी इतनी हिम्मत, बोलता है नॉर्थ ईस्ट में घुसने नहीं देंगे। आप बेटा तू पूछम तुम्हें कायदे से, ठीक है, पूछम कायदे से, आप बेटा तू कहते हुए कि हम नॉर्थ ईस्ट में तुम्हें घुसना ना दम, ठीक। सर आपको पता ना हो तो और बता देता हूँ, पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो है पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ऑपरेशन क्या चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ठीक है। नेपाल में आपको याला ग्लेशियर देखने को मिलेगा, याला ग्लेशियर, याला ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। चीन के साथ भी हम लोग देखो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास करते थे, हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास करते थे, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है, और नल्ले पाकिस्तान के साथ ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है, पता है। कल पाकिस्तान रिक्वेस्ट, पाकिस्तान मालूम है आईसीसी के पास बोलता है, क्या मालूम है, कुछ शर्तें भेजता है। पहला कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होगा उसमें भारत पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे, पहला बात ये बोलता है। दूसरा, इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा, पीसीबी, देखो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, माननीय रखना, नल्ले पाकिस्तान बोर्ड रखना, पीसीबी ये क्या बोलता है कल पता है, आईसीसी के बाद अपनी शर्तें भेजता है। पहला, हम भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे, भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे किसी बड़े इवेंट में। दूसरा, भारत जो है हमारे देश में नहीं आएगा, भारत हमारे देश में नहीं आएगा, ठीक है, जब भी कोई बड़ा इवेंट होगा, ठीक है। ये लगता है ना पीसीबी भूल गया था कि आईसीसी के चेयरमैन कौन है, ये पीसीबी भूल गया था कि आईसीसी के चेयरमैन कौन है, बोला तभी हम वर्ल्ड कप में खेलेंगे वरना नहीं खेलेंगे। जय शाह ने सीधे सीधे कहा, योर ऑल कॉल इज रिजेक्टेड। भूल गया था कि वहां पे जो आदमी बैठा हुआ वो अपना आदमी है, वो कौन है दोस्तों, अपना आदमी है, अपना मोटा भाई का बेटा है। पाकिस्तान भूल गया था लगता है कि वहां पे जो बैठा हुआ आदमी है वो अपना आदमी है, अपना आदमी है, और सारे कॉल रिजेक्टेड, सब कॉल रिजेक्टेड हो गए भाई साहब।
घंघोर बेइज्जती हो गया, किसका? पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का घंघोर वाला बेइज्जती हो गया। अब तो आईसीसी के बाद कभी कुछ भेजेगा ही नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल हालिया खुदाई में कौन सा विशेष वस्तु प्राप्त हुई है? भाई साहब मिट्टी का डाइनिंग टेबल, गजब। पहले राजा सब मिट्टी की डाइनिंग टेबल पर ऐसे जो है, ऐसे झुके, ठीक है, ऐसे मिट्टी के डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना वाना खाते थे। ठीक है, हालांकि हमको बनाने बनाने नहीं आता, बेइज्जती मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे जो है खाना पीना, ऐसे चचा बैठल हुआ नहीं आता ना, या कुर्सी पे ऐसे चचा बैठ के राजा एकदम ऐसे चचा बैठ के, ठीक, यादव आदिवासियों वाला ना डाइनिंग टेबल है, गरीबों वाला डाइनिंग टेबल है, ठीक। ऑक्टोबर लग रहा है। चलो, तो मिट्टी का डाइनिंग टेबल क्या हो जाएगा दोस्तों? मिट्टी का डाइनिंग टेबल मिला है। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में पड़ता है। और राखीगढ़ी पड़ता है कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे? ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। मतलब इससे हमको पता चलता है कि पहले के लोग भी आधुनिक थे, यानी कि वो लोग जो क्या करते थे, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते थे। हाँ, हम लोग तो गरीबों मतीन कईयों बैठ जाते हैं, अब ये दाल लिया हुआ यार, भूख लगा खाया जाए, ठीक, लिया हुआ यार, भूख लगा खाया जाए, ठीक। तो क्या मिला है दोस्तों? राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल से हाली खुदाई में कौन सी विशेष वस्तु प्राप्त हुई है? तो याद रख लीजिएगा, मिट्टी की डाइनिंग टेबल प्राप्त हुई है। मिट्टी की डाइनिंग टेबल प्राप्त हुई है। मतलब पहले के लोग जो है ये सारी चीजें भी खाया करते थे, मतलब कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाया करते थे, जो कि सोचने वाली बात है। ठीक, चलिए। हाँ, राखागढ़ी जो है हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी आपको कहाँ पे पड़ता है मेरे भाई? हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी अगर पूछ ले कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? राखीगढ़ी अगर पूछ ले किस स्थान पे मेरे भाई, तो हरियाणा में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च पुस्तक रिलायंसिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अगर पूछ ले तो नवीन कुड्डू हैं। कौन है दोस्तों? नवीन कुड्डू हैं। इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे उनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? नवीन कुड्डू हो जाएगा, नवीन कुड्डू हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि हाल ही में फरवरी 2025 में लॉन्च की, 26 में लॉन्च की रिमार्केबल, सॉरी सॉरी, इनक्रेडिबल, इस पुस्तक के लेखक, यह पुस्तक जो है पर्यटन और विकास उसके वैश्विक पटल की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक रणनीति पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक अगर पूछे क्या है दोस्तों? नवीन कुड्डू है, जो 35 वर्ष के अनुभवी लेखक हैं, 35 वर्ष के अनुभवी रत्ना, 35 वर्ष के अनुभवी लेखक हैं। विषय जो है 2047 तक भारतीय पर्यटन क्षेत्र को रत्ना $1 अरब तक पहुंचाना। इस पुस्तक का जो विषय है दोस्तों, भारतीय पर्यटन को $1 अरब तक पहुंचाना, $1 अरब तक पहुंचाना, इसी के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया, इसी के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया। वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप याद कर सकते हो। हाल ही में किस राज्य ने अपनी तरह की पहली नेतृत्व वाली इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया है? किसने किया है बताइए, किसने किया है बताइएगा जरा। पहली बात तो याद रख लीजिए, इसका उद्घाटन जो है ना कर्नाटक ने किया है। यह उद्घाटन 5 फरवरी 2026 को कर्नाटक में किया गया है ना, ठीक है। ये उद्घाटन जो है किसने किया दोस्तों? ये 5 फरवरी, ये 5 फरवरी, ठीक है, 2026 को, 2026 को किसने? कर्नाटक ने किया है। किसने किया है दोस्तों? कर्नाटक ने किया है, कर्नाटक ने किया है। 5 फरवरी 2026 को इसका उद्घाटन किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा किया गया है। ये पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? पहली पीढ़ी की उद्यमियों के विनिर्माण को क्षेत्र में उद्यमियों को बढ़ावा देना है, ठीक है। और याद रख लीजिएगा, यह पार्क जो है 50 एकड़ में फैला हुआ है, याद रख लीजिएगा। और यह जो पार्क है, यह पार्क आप देखिएगा 50 एकड़ है ना, 50 एकड़ में फैला हुआ है, 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 ठीक है। और यह ना फिक्की और एफएलओ ने कर्नाटक सरकार के साथ मिल करके इसको विकसित किया है। देख लीजिएगा सब लोग, देख लीजिएगा फिक्की, ठीक है, फिक्की लिख लीजिएगा दोस्तों, फिक्की, सभी लोग लिखते हुए चलिएगा, फिक्की। इसमें एक दो लोग नहीं है, 3 लोग मिलकर फिक्की, एफएलओ बैंगलोर, एफएलओ या एफएलओ बैंगलोर, एफएलओ बैंगलोर, प्लस याद रख लीजिएगा इसमें कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार इतना, कर्नाटक इतना, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार, इन तीनों लोगों ने मिलकर के इसको क्या किया है दोस्तों? विकसित किया है। इन तीनों लोगों ने मिलकर के इसको क्या है? विकसित किया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि फरवरी, और ये याद रख लीजिएगा, चिकबल्लापुर जिले के गोरी बिनादुर, ठीक है, में अपनी तरह का पूरी तरीके से महिला स्वामित्व वाला संचालित महिला औद्योगिक पार्क है,
ठीक है, ये महिला औद्योगिक पार्क है, महिला औद्योगिक पार्क है यार ना, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि बड़ी बात है। मार्च 2022 में तेलंगाना हैदराबाद में एक महिला पार्क शुरू किया था। ठीक है, मार्च 2000 अगर मैं 22 की बात करूं तो तेलंगाना हैदराबाद में एक महिला पार्क को शुरू किया गया था। लेकिन हाल ही में फरवरी में किसने शुरू किया है दोस्तों, तो कर्नाटक ने शुरू किया है। और कहाँ पे किया है दोस्तों, गौरी बी दानूर, गौरी बी दानूर में इसमें देखने को मिलता है, गौरी बी दानूर में इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे गोवा, गोवा में ये सारी चीजें, जितने भी चीजें मैं बताता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, ये ऑलरेडी आपको नेक्स्ट पेज में देखने को मिल जाती है। हम यहाँ पे जानबूझ के लिखते हैं ताकि चीजें आपको याद हो जाएं, ताकि चीजें आपको याद हो जाएं, ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला, 100% जो साक्षरता है, 100% साक्षरता, 100% साक्षरता प्राप्त करने वाले 4 राज्य बताइए, 4 राज्य कौन कौन से हैं? 100% साक्षरता प्राप्त करने वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी लोग बताएंगे। जितने भी प्रिय छात्र हैं सभी लोग आंसर बताइएगा कि 100% साक्षरता प्राप्त करने वाले 4 राज्य कौन से हैं। तो पहले नंबर पे हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन हो जाएगा दोस्तों, गोवा हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ये 4 राज्य याद रख लीजिएगा जिसने 100% साक्षरता को प्राप्त कर लिया है उल्लास कार्यक्रम के तहत। किस बैंक ने भारत का पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई लाइसेंस जारी किया है? अब इसको क्या है, ये जो है ना, ये क्या करेगा, विदेशी जो धन होगा यानी कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ये पोर्टफोलियो निवेश जारी किया है। और किसने किया है, ये कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है, ये कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया दोस्तों, एफपीआई लाइसेंस जारी किया है, जिससे विदेशी लोग आसानी से हमारे भारत में अगर निवेश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो किस बैंक ने भारत का पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक प्लेटफॉर्म एफपीआई लॉन्च किया है? तो किसने किया है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है, कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। अब जैसे कि विदेशी जो भी व्यक्ति होंगे जो ऑनलाइन तरीके से डायरेक्टली जो है हमारे भारत में निवेश करना चाहते हैं, वो इस बैंक की सहायता से कर सकते हैं, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। जिसका नाम क्या हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक। अब मेरा आपसे प्रश्न है, ये कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब होती है? कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा, पेपर में क्वेश्चन आता है, ये सब बैंकों से भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब होती है, कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब होती है, बताइए। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब होती है? प्रत्यक्ष विधि, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। एक दो लोग बोल रहे हैं कि सर रुक रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। यहाँ से मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है, यहाँ से मेरी तरफ से कोई 21 नवंबर याद रख लीजिएगा, 21 नवंबर या 21 नवंबर और 1985 को बनता है। ये कब बनता है दोस्तों, 21 नवंबर 1985 को ये बनता है बैंक। ये पूछा जाता हमसे, ये कब बनता है दोस्तों, 21 नवंबर, 21 नवंबर या 21 नवंबर 1985 को ये बनता है, 1985 में बनता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर पूछे 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को इसकी स्थापना होती है। अगर एसबीआई अगर पूछे तो कब बनता है, 1956 में बनता है, 1956 में बनता है। अब पूछे कोटक महिंद्रा बैंक के जो संस्थापक कौन रहते हैं, तो याद रख लीजिए इनका नाम हो जाएगा उदय कोटक। इसके जो संस्थापक रहते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के जो संस्थापक रहते हैं उनका नाम रहता है उदय कोटक। इनका नाम क्या रहता है दोस्तों, उदय कोटक रहता है। इनका नाम क्या रहता है दोस्तों, उदय कोटक रहता है, उदय कोटक रहता है। अच्छा कोई बताएगा पीएनबी की स्थापना कब होती है? ठीक बताइएगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब होती है? क्योंकि भाई सभी से पूछा जा सकता है, चाहे आरबीआई हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, चाहे पीएनबी हो। तो पीएनबी 19 मई 1894 को बनता है। ठीक है, 19 मई 1894 को पीएनबी बनता है, 19 मई 1894 को पीएनबी बनता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कार्यवाही शुरू 12 अप्रैल 1895 को करता है। लेकिन पीएनबी अगर पूछे बनता कब है, तो पीएनबी बनता कब है दोस्तों, 19 मई 1894 को ये बैंक बनता है। लेकिन कार्यवाही यानी कि कार्य करना ये शुरू कब से करता है दोस्तों, कार्य करना शुरू करता है 12 अप्रैल या 12 अप्रैल 1895 को, 1895 को। अच्छा, हिंदुस्तान की धरती पे खोला गया पहला बैंक कौन सा था? ये भी पेपर में आता है किस भैया कि हिंदुस्तान की धरती पे खोला गया प्रथम बैंक कौन सा था, बताइए सभी लोग। हिंदुस्तान की धरती पे खोला गया प्रथम बैंक कौन सा था और कब खोला गया?
ये जरूरी है, पता है ये। आप देखिएगा वनडे एग्जामिनेशन जितने भी है ना, सभी जगह पे ये पूछे जाते हैं। और जितने भी वनडे एग्जामिनेशन आप देते हो ना, उन सभी जगह पे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बस इसीलिए मुन्ना हम बता रहे हैं, बस इसीलिए मुन्ना हम बता रहे हैं। और आज एनसीईआरटी के हम लोग जो है एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे। जी हाँ, एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे, क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 को भी कवर करेंगे इस क्लासेस में ही। ठीक, तो फिलहाल बताइएगा इसका आंसर। जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक बताना। ठीक, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। हाँ बिल्कुल, हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1770 में कलकत्ता में खोला गया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1770 में कोलकाता में खोला गया था। हिंदुस्तान की धरती पे खोला गया पहला बैंक था। हिंदुस्तान की धरती पे खोला गया पहला वह बैंक था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है मेरे भाई? पहली बात तो याद रख लीजिएगा, ये जीता किसके द्वारा है? तो भारत ने जीता है। किसने? भारत ने जीता है। और किसको हराया है, यही तो जरूरी है। भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराकर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीत लिया है। भारत विजेता हो जाएगा। भारत क्या हो जाएगा दोस्तों? विजेता हो जाएगा। भारत क्या हो जाएगा दोस्तों? विजेता हो जाएगा। और अगर पूछे बांग्लादेश क्या हो जाएगा, ये बांग्लादेश आप देखेगा तो बांग्लादेश क्या हो जाएगा दोस्तों? उपविजेता हो जाएगा। उपविजेता हो जाएगा। उपविजेता हो जाएगा। बांग्लादेश उपविजेता हो जाएगा। ठीक, चले। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अब मालूम है पेपर में एक थीम पूछ लेता है। आजकल ये सब बड़ी अलग से लीला इसका चला है कि इसका थीम पूछ लेता है। ठीक, हाँ, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान कोलकाता में खोला गया। हिंदुस्तान की धरती पे खोला गया पहला बैंक था। एकदम सही बता रही है, एकदम सही बता रही है। बताइए, सभी लोग बताइएगा कि विश्व दलहन दिवस 2026 की थीम क्या थी? और दाल उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप ऑफ द टेबल पे है? ये तो देखो, पहली बात तो 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं, तो ये होने से रहा। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। विश्व आर्द्रभूमि यत्न, विश्व आर्द्रभूमि यत्न, आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, तो ये भी होने से रहा। ठीक है, ये भी होने से। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, तो ये भी होने से रहा। ले दे के बस्ता कौन है? यही इसी दिन मनाएंगे, विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन यत्न, दलहन यत्न, विश्व दलहन, विश्व दलहन दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। विश्व दलहन दिवस सेलिब्रेट करते हैं। विश्व दलहन दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, विश्व दलहन दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी थीम अगर पूछे तो विश्व की दलहन सादगी उत्कृष्टता की ओर। पेपर में आजकल यही ना रोला बना हुआ है कि भैया इसका थीम पूछ लेता है, और इसकी थीम याद रख लीजिएगा। थीम, ठीक है, विश्व की दलहन, विश्व लिख लीजिएगा सब लोग। ठीक है, विश्व की दलहन, विश्व की दलहन, विश्व की दलहन। ठीक है, विश्व की दलहन सादगी यत्न, विश्व की दलहन सादगी यत्न, सादगी से उत्कृष्टता की ओर यत्न, उत्कृष्टता, उत्कृष्टता, उत्कृष्टता की ओर, उत्कृष्टता की ओर, उत्कृष्टता की ओर यत्न, उत्कृष्टता की ओर, उत्कृष्टता की ओर, उत्कृष्टता की ओर, विश्व की दलहन उत्कृष्टता की ओर। ठीक है, दाल उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य प्रथम स्थान पे है? ओवरऑल में भी याद रख लीजिएगा, ओवरऑल में भी याद रख लीजिएगा सभी लोग। ठीक, चलो। कोई है सीतामढ़ी से? ठीक है, कोई है सीतामढ़ी से? अब जैसे यहाँ पे आपस में बातचीत लोग कर रहे हैं, क्या संस्कार है इनके। यहाँ पे मास्टर मर मर के पढ़ा रहा है, यहाँ पे बातचीत कर रही। क्या बोला जाए इनको, हम लोग क्या ही बोला जाए। देखो, ओवरऑल अगर मैं दाल उत्पादन में अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश टॉप पे है। बिल्कुल एमपी टॉप पे, एकदम सही आंसर आ रहा है। एकदम सही आंसर आ रहा है, एकदम सही आंसर आ रहा है। मध्य प्रदेश जो है टॉप ऑफ द टेबल है। मध्य प्रदेश टॉप ऑफ द टेबल है। ठीक, चलो। तो आप देख सकते हो विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। 7 दिन। बेसिकली आपको बता दूं, सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन होता है ना, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन होता है, मात्रा में जो प्रोटीन होता है, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन जो होता है वो किस में होता है? ये सोयाबीन में होता है। सोयाबीन में होता है, सोयाबीन में होता है। और दूसरे नंबर पे ये दाल ही होती है, दूसरे नंबर पे दाल ही होती है, जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो करने वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। वो कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश है, याद रख लीजिएगा। अब प्रोटीन आप देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी का जो कंपाउंड होता है उसी से मिलकर प्रोटीन हमारा बनता है, उसी से मिलकर हमारा प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट होता है। मास्टर साइंस भी पढ़ाता है तो अच्छे से आपको समझा भी पाएगा। ठीक, चल। ग्लोबल साउथ वैश्विक
एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन ये कहाँ होगा? तो ऑफिशियली कहाँ होगा दोस्तों? ये नई दिल्ली में होगा। ये कहाँ पे होगा मेरे भाई? ये नई दिल्ली में होगा। कहाँ पे दोस्तों? ये नई दिल्ली में होगा। ये कहाँ पे होगा मेरे भाई? ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल साउथ या ना वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन अगर पूछे कहाँ पे आयोजित होगा, ये नई दिल्ली में होगा। कहाँ पे दोस्तों? ये नई दिल्ली में होगा। कहाँ पे? किस स्थान पे होगा मेरे भाई? यह नई दिल्ली में आयोजित होगा। यह नई दिल्ली में आयोजित होगा। नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में पहली बार अगर पूछ ले कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? नई दिल्ली में हो रहा है। ये 16 से 20 फरवरी तक इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक, चिनाब नदी पर सवालकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? बताइए। अब हुआ क्या था दोस्तों? आप सभी लोग सुने होंगे कि सिंधु नदी जल समझौता, ठीक, आप सुने हो ना? आप सभी लोगों को पता होगा सिंधु नदी, सिंधु सिंधु नदी जल समझौता, जल समझौता, जल समझौता, जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता है इतना। सिंधु नदी जल समझौता के बारे में सुने होंगे। ये कब होता है दोस्तों? 1960 में होता है। और किसकी अध्यक्षता में होता है? वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। भारत प्लस पाकिस्तान के, नल्ले पाकिस्तान के बीच में होता है। अब इधर हम बताते हैं, एक पूर्व की 3 नदियां हैं, ठीक है। 80-20 का पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 80-20 के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। पूर्व की जो 3 नदियां हैं उसका 20% पानी भारत इस्तेमाल करेगा। 80% कौन करेगा दोस्तों? 80% कौन इस्तेमाल करेगा? ठीक है। पूर्व की देखो, पहली बात तो याद रख लीजिएगा, नदियों के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि पूर्व की जो सॉरी पश्चिम की जो नदियां होंगी, चेनाब, झेलम, सिंधु, रख लीजिएगा। पश्चिम की जो नदियां हैं, जो चेनाब, झेलम, झेलम और सिंधु, चेनाब, झेलम और सिंधु, चेनाब, झेलम और सिंधु, ये क्या है दोस्तों? ये पश्चिम की नदियां हैं। क्या है दोस्तों? पश्चिम की नदियां हैं। चेनाब, चेनाब यतना, चेनाब, झेलम और सिंधु ये पश्चिम की नदियां हैं। ठीक, ये पश्चिम की नदियां, देख लीजिएगा पश्चिम की नदियां। अब पूरब की नदियां जो है कौन है? रावी, व्यास, सतलज है। पूरब की जो नदियां उनका नाम क्या, वो कौन कौन सी हो जाएंगी दोस्तों? रावी हो जाएगी, व्यास हो जाएगी, व्यास हो जाएगी और सतलज हो जाएगी। सतलज, सतलज, सतलज हो जाएगी, सतलज हो जाएगी। 80-20 का डिस्ट्रीब्यूशन है। 80% और 20% का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था इनमें, याद रख लीजिएगा। इतना 80-20 का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें किया गया था। ठीक है, कि अगर पूछे कि इतना पूर्व की जो नदी हो गई, पूर्व की जो नदी होगी उसका, अब पश्चिम की जो नदी होगी उसका 20% पानी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चेनाब, झेलम या सिंधु का 80% पानी कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान करेगा। 20% हम लोग करेंगे। ठीक है, और इधर की जो 3 नदियां हैं इसका पूरा का पूरा पानी इस्तेमाल हम लोग, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे इतना। इधर की 3 नदियां, इसका पानी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। 20% हम लोग भी दे देते थे थोड़ा सा। जाओ भैया जी ले अपनी जिंदगी, जा मुन्ना जी ले अपनी जिंदगी, जा मुन्ना जी ले अपनी जिंदगी। अब इसका भाव बढ़ गया था ज्यादा। अब सरकार ने कहा है कि हम क्या करेंगे दोस्तों? सरकार ने कहा है कि चिनाब नदी पर, याद रखिएगा, सरकार ने कहा है कि एक चिनाब नदी पर एक क्या बनेगा दोस्तों? नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। चिनाब जो नदी है इतना, जो चिनाब नदी आप देख रहे हो ना, इस चिनाब नदी, ये चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर इतना एक हाइड्रो इतना, एक हाइड्रो पावर, पावर, ठीक है, एक हाइड्रो पावर जो है प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। चिनाब नदी पर ही क्या बनाया जाएगा? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इतना प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, बनाया जाएगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। किस पे दोस्तों? चिनाब रिवर पे। चिनाब रिवर पे ही आपको आर्च ब्रिज भी देखने को मिलता है। आर्च ब्रिज भी आपको देखने को मिलता है। आर्च ब्रिज भी देखने को मिलता है, जो लगभग 359 मीटर की ऊंचाई पे है, जो लगभग 359 मीटर की ऊंचाई पे है, 359 मीटर की ऊंचाई पे है। इसी के कारण देखो, चिनाब नदी पर सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? तो पहली बात तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। पहली बात तो ये कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा, जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। ठीक है, ये पता है ना कि सतलज यतना, सतलज, रावी और व्यास, इसका 80% पानी कौन इस्तेमाल करता है? भारत इस्तेमाल करता है। सतलज, रावी और व्यास, इनका 80% पानी कौन? भारत इस्तेमाल करता है। भारत इस्तेमाल करता है, याद रख लीजिएगा। और उन सभी का 20% भारी भारत कौन इस्तेमाल करता है दोस्तों? उन सभी के, जो ये पूर्व की नदियां, सॉरी पश्चिम की नदियां, चेनाब, झेलम, सिंधु, इनके बारे में 80-20 का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूँ इतना। इसका 80% पानी कौन इस्तेमाल करता है? इन तीनों नदियों का हम लोग करते हैं, और ये 20% इनको हम लोग दे देते हैं। और इसका जो है 20% कौन इस्तेमाल हम लोग करते हैं? 80% को पाकिस्तान करता है। अब इसी चिनाब नदी पे हम लोग क्या बना रहे हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसी चिनाब नदी पे आप देखिएगा क्या देखने को मिलेगा? आर्च ब्रिज देखने को मिलेगा, आर्च ब्रिज देखने को मिलेगा। और ये बनेगा कहाँ पे दोस्तों? सवालकोट में बनेगा। और ये बनेगा कहाँ पे दोस्तों? सवालकोट, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में बनेगा। 1856 मेगावाट की बिजली बनेगी यहाँ पे। 1856 मेगावाट की बिजली यहाँ से बनाई जाएगी। ठीक है, जो सवालकोट है ना, यहीं पे सवालकोट आप देखोगे, यहीं पे बनाया जाएगा, जो कि कहाँ पे? जम्मू कश्मीर
में पड़ता है, जो कि कहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहीं पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिससे 1856 मेगावाट की बिजली बनेगी। जिससे क्या बनेगा दोस्तों, 1856 मेगावाट जो है ना, 1856 मेगावाट की क्या बनेगी दोस्तों, बिजली बनेगी। इतना बिजली बनेगी, बिजली बनेगी। तो मतलब कि ये पाकिस्तान हम लोगों को आंख दिखा रहा था ना, इतने दिन से आंख दिखा रहा था, इसका आंख नोचना बहुत जरूरी था। इसका भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसका जो भाव है हद से ज्यादा बढ़ गया था, हद से ज्यादा बढ़ गया था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब जो है ना इसकी आत्मा भी हो ना बॉडी से खींच के निकाल लेना है, इस नल्ले पाकिस्तान की आत्मा को खींच करके इसकी बॉडी से निकाल लेना है। जिस तरीके का ये कृत्य कर रहा है, कभी आईसीसी में कंप्लेन कर रहा है, कभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कंप्लेन कर रहा है, कभी यूएन में कंप्लेन कर रहा है, भारत के पीछे पड़ गया है एकदम। ठीक है, तो पढ़ो बेटा, तुम पीछे पढ़ो, हम लोग जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे, अब जो करना है कर लो, जाओ जो करना है कर लो। अब कभी कभी हमसे ये भी पूछ लेता है कि जो चिनाब नदी आप देखते होगे, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये बताइए। पढ़ बेटा पढ़। बताइए कि चिनाब नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा सभी लोग बताइएगा कि चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है। हालांकि ये इंडस की ही ट्रिब्यूटरी है, यानी कि किसकी, सिंधु की ही ट्रिब्यूटरी है, याद रख लीजिएगा, सिंधु की ही ट्रिब्यूटरी है, याद रख लीजिएगा सभी के सभी लोग। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के बारालाचाला दर्रा के निकट से चंद्रा प्लस भागा, इन दो नदियों के मिलने से ही क्या बनता है, चिनाब नदी बनती है। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में लिखना शुरू करूं तो याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला बारालाचाला दर्रा, याद रख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश लिख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में है एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है, एक जगह है दोस्तों लाहौल। तो क्या है दोस्तों, लाहौल, लाहौल लाहौल स्पीति यतना, लाहौल स्पीति यतना, लाहौल स्पीति जिले, लाहौल स्पीति जिले के 12, क्या है दोस्तों को, बारालाचा दर्रे, बारालाचा दर्रे। ठीक है, बारालाचा दर्रे के पास निकट इतना, निकट से होता है, से होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये चंद्रभागा दो नदियों के संगम से ही ये नदी बनती है, याद रख लीजिएगा। चंद्रभागा दोनों नदियों का संगम से ही क्या होता है, चिनाब नदी का उद्गम होता है, चिनाब नदी का उद्गम होता है, याद रखना, चिनाब नदी का उद्गम होता है, ये दिमाग में याद रख लेना। अब यही चीज यहाँ पे लिखा होगा कि चिनाब नदी के सवाल कोट पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा, रामबन और उधमपुर जिले में ये बनाया जाएगा, और इसको एनएचपीसी द्वारा निर्मित किया जा रहा है, इसको एनएचपीसी के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, जो 1856 मेगावाट का क्या होगा दोस्तों, द रिवर परियोजना होगी, जो चिनाब नदी के बलिहाल प्रोजेक्ट के नीचे और सलाल डैम के ऊपर स्थित होगा। ये रणनीतिक परियोजना है जो सिंधु की संधि के बाद चिनाब नदी पर पानी के उपयोग को बढ़ावा देगा। सवाल कोड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, ये जम्मू कश्मीर के रामबन के उधमपुर जिले में बनेगा। दूसरा, ये चिनाब नदी पर बनेगा। इससे कितनी बिजली बनाई जाएगी, 1856 मेगावाट की बिजली बनाई जाएगी। अगर पूछे रनर ऑफ रिवर, अगर पूछ ले कौन रनर ऑफ रिवर है, और साथ ही साथ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। जितना भी कहानी, राम कहानी तुमको बताया ना, वो पूरा राम कहानी इस पेज पे देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा राम कहानी तुमको इस पेज पे देखने को मिल रहा है, याद रख लीजिएगा, इस पूरा का पूरा राम कहानी इस पेज पे देखने को मिल रहा है। दूसरा, किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है। बेसिकली कहा गया है ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स के लिए, हम लोग जैसे लोकल लोगों के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट के लिए दुनिया का सबसे सस्ता जो शहर है वो कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। बताओ, कोई बताओ दिल्ली वालों को। ठीक है, क्या अच्छा ऐसा है, कोई है दिल्ली से क्लास को देख रहा है, कोई है, कोई छात्र है इस क्लास में जो दिल्ली से इस क्लासेस को देख रहा है। हाँ, तो बोले तो बारालाचाला दर्रा, यहाँ पे हमने लिखा तो देखो, लाहौल स्पीति जो जिला है उसी के बारालाचाला दर्रे के निकट से इसका उद्गम होता है, किसका, चिनाब नदी का। चिनाब नदी चंद्रा प्लस भागा इन दो नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा प्लस भागा इन दो नदियों के मिलने से बनती है, दो नदियों के मिलने से बनती है, याद रख लीजिएगा। तो किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के दुनिया का सबसे किफायती शहर चुना गया है, तो किसको चुना गया है मेरे भाई, किसको चुना गया, दिल्ली को चुना गया है। ये पूछा जाता, अच्छा हम बताइए, कोई है दिल्ली से, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, कोई बच्चा पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, चेनावी है, चेनावी है, एकदम सही बोल रहे हो। हाँ, ये एक चीज में ऐड कर सकते हो, आप लोग ऐड कर सकते हो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु की यतना, सिंधु की सबसे बड़ी, सबसे यतना, सबसे बड़ी, सिंधु की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी,
सहायक नदी जो है, सहायक नदी जो है वो चिनाबी है। ये जो चिनाबी है। फिलहाल हम लोग इस पे आते हैं, कोई है दिल्ली वाला? दिल वालों की दिल्ली। ए मुन्ना, देख ना मुन्ना ना, कोई ना है। देख चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाइट फ्रैंक, डेलिया इंडिया और क्यूएस के द्वारा इस रिपोर्ट को मिलकर के जारी किया गया और बताया गया है कि भारत में 155 मिलियन छात्र का जनादेश है, जिसके अनुसार दिल्ली को विश्व स्तर पर सबसे सस्ता शहर चुना गया है, किफायती शहर चुना गया है। इसमें मुंबई की भी रैंक है 11वीं है, बेंगलुरु की 15वीं है। हालांकि बेंगलुरु बहुत महंगा है, कैसे ये लोग 15वीं रैंक दे देते हैं हमको भी नहीं पता। ठीक चलो। मुख्यमंत्री शारदा नदी कॉरिडोर आधारशिला के जिले में रखी गई है। भाई साहब ये भी गजब क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी गजब क्वेश्चन है इतना, ये भी गजबे क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो याद रख लीजिएगा, एकदम 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 प्रेम से लिखते हुए चलना, एकदम प्रेम से लिखते हुए चलना, मजा आ जाएगा तुमको, हम बोल लेना मजा आ जाएगा। ठीक चलो, पहली बात तो याद रख लीजिएगा, मुख्यमंत्री शारदा नदी कॉरिडोर की आधारशिला किस जिले में रखी गई है? तो यहाँ पे कहाँ पे? चंपावत में रखी गई। कहाँ पे दोस्तों? चंपावत में रखी गई। कहाँ पे? चंपावत में रखी गई। और चंपावत कहाँ पे है दोस्तों? ये मालूम है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड में है। यूके का मतलब उत्तराखंड होता है, याद रख लीजिएगा। यूनाइटेड किंगडम मत समझना, उत्तराखंड हो जाएगा। अब पहली बात तो ये जो है शारदा नदी, किस पे बनना है कॉरिडोर? ये शारदा नदी पे है ना, शारदा नदी, शारदा नदी पे ये बन रहा है कॉरिडोर। ये किस नदी पे बन रहा है दोस्तों? ये शारदा नदी पे कॉरिडोर बन रहा है। अभी जो शारदा नदी है ना, ये हिमालयन नदियां हैं, कौन? हिमानी नदियां हैं। क्या है दोस्तों? ये हिमानी नदी है, हिमानी नदी है, हिमानी, इतना हिमानी नदी है। ये क्या है दोस्तों? हिमानी नदी है, हिमानी नदी है, यानी कि इसमें 12 मास पानी रहता है, इसमें 12 मास पानी रहता है। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा, इस पे क्या बनना है? एक कॉरिडोर बनना है। इसमें क्या बनना है दोस्तों? एक कॉरिडोर, इतना कॉरिडोर बन रहा है, इस पे कॉरिडोर बनेगा, इसमें एक कॉरिडोर बनेगा, इसमें एक कॉरिडोर बनेगा। आपको शायद पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, यह नदी जो शारदा नदी है, शारदा नदी, शारदा नदी यतना, ये क्या करती है पता है? भारत प्लस यतना नेपाल, नेपाल के बीच में क्या करती है दोस्तों? बॉर्डर बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाती है। ठीक है, नेपाल में इस नदी को ना काली नदी कहा जाता है, नेपाल में इस नदी को काली नदी कहते हैं, नेपाल में इस नदी को काली नदी कहा जाता है, काली नदी कहा जाता है, काली नदी कहा जाता है। नेपाल में इस नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? काली नदी कहा जाता है। ये भी इसमें प्लस पॉइंट है, आप याद रख लीजिएगा कि नेपाल में इस नदी को काली नदी कहा जाता है, काली नदी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, और भारत और नेपाल के बीच में ये क्या करती है दोस्तों? बॉर्डर बनाने का काम करती है, बॉर्डर बनाने का काम करती है। ठीक, और याद रख लीजिएगा ये नंदा देवी से, हाँ भारत में शारदा नदी, बिल्कुल भारत में शारदा नदी, नेपाल में इसे क्या है? काली नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और यत्ना इसकी जो सहायक नदी, मालूम है ये सरयू की सहायक है, यत्ना सरयू इसकी सहायक नदी है, सरयू जो है ना इसकी सहायक नदी है। ये जो आप देख रहे हो ना शारदा नदी, इस सरयू सहायक है, सरयू की सहायक है। जैसे कि मान लो सरयू की सहायक है, ये सरयू इसकी सहायक नदी है, सरयू सहायक नदी है। जैसे कि इसकी सहायक नदी धौली गंगा, फिर उसके बाद गौरी गंगा, सरयू, सभी जो है इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी? शारदा की ही सहायक नदियां हैं। चाहे धौली गंगा हो, चाहे गौरी गंगा हो, गौरी गंगा, धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, ये सब इसकी सहायक ही नदियां हैं, सब इसकी सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पे शारदा कैनाल से पानी इसमें लिया जाएगा। जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ना, वो 330 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो कितना? 330 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यह शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना में कुल कितना लागत लग रहा है? लागत की अगर मैं बात करूं, लागत की, तो कितना लग रहा है दोस्तों? 330 करोड़ लग रहा है, 330 करोड़ लग रहा है। इस 330 करोड़ की लागत से इसमें शारदा घाट भी बनाया जाएगा। इसमें जैसे कि बनारस में गंगा घाट है ना, उसी तरीके से यहाँ पे शारदा घाट, या शारदा घाट भी बनेगा, शारदा घाट भी बनेगा। ये 330 करोड़ रुपए की लागत से इसमें तो कॉरिडोर बना ही जा रहा है, साथ ही साथ इसमें क्या बनेगा? शारदा घाट भी बनेगा, शारदा घाट भी बनेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल इतना, हाँ सादा घाट भी बनेगा, सादा घाट भी बनेगा, सादा घाट भी बनेगा। और इसमें भी जो पानी है सादा कैनाल से लिया जाएगा, सादा कैनाल से लिया जाएगा, सादा कैनाल से लिया जाएगा। ये बस इसी के कारण ये चर्चा में था, बस इसी के कारण ये चर्चा में था। पहली बात ये जो है, ये जो है चंपावत में बन रहा है, चंपावत कहाँ? उत्तराखंड में पड़ता है। और शारदा नदी पर इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा, जिसमें घाट डेवलप किए जाएंगे। फिर उसके साथ साथ 330 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। और टनकपुर में ये बनेगा। कहाँ पे दोस्तों? टनकपुर में ये बनेगा। फिलहाल याद कर लीजिएगा, टनकपुर में ये बनने वाला है। ठीक, तो
पेपर में कभी-कभी ये पूछ लेता है कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी जो है बॉर्डर बनाती है, तो कौन नदी बनाती है? या तो काली नदी दे देगा या फिर शारदा नदी देगा। तो बचवा दोनों में से एक ही देगा। अगर मान लो काली नदी दे देना तो काली नदी पे टिक मारना, क्योंकि नेपाल में इसे काली नदी कहा जाता है। नेपाल में इस नदी को क्या कहते हैं हम लोग? काली नदी कहते हैं। भले भारत में उसको क्या है शारदा नदी कह देते हैं, लेकिन नेपाल में इसको नदी को काली नदी ही कहा जाता है, काली नदी ही कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चंपावत के टनकपुर में महत्वाकांक्षी शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। इस क्षेत्र में ये व्यापक बुनियादी ढांचा और पर्यटन पर आधारित विकसित पहल की शुरुआत कर रहे हैं। ये इस परियोजना का उद्देश्य है सीमावर्ती जिले में आर्थिक गतिविधियां और धार्मिक पर्यटन एवं रोजगार को बढ़ावा देना है, याद रख लीजिएगा। ये बन कहाँ रहा है ये मालूम है? चंपावत जिले के टनकपुर में ये कॉरिडोर बनेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा? पर्यटन को आकर्षित किया जाएगा। जिससे क्या किया जाएगा? पर्यटन को हम लोग आकर्षित करेंगे। पर्यटन को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? आकर्षित करेंगे। पर्यटन को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। पर्यटन को आकर्षित करेंगे।